हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सीरीज चल रहा था बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाके उसको देख लीजिए, ताकि आप जो है पीछे की चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेल चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, पर मुश्किल नहीं है, ईजी है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको टुकड़ों में आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपको जो है इसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जो है इसके पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पे हमने 4 ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब जो है डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अगर हो सकेगा तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे हमको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो अभी के लिए याद रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है एटीपी सिंथेसिस, यानी एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल एंड इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब ये दोनों टर्म जो है, ये टर्म है सेमी ऑटोनोमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनिमल सेल में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड है तो फर्स्ट कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर बात हो एनिमल सेल की तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होगा हमारा न्यूक्लियस। लेकिन अगर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल की बात करें तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो थर्ड लार्जेस्ट है। कैसा है? थर्ड लार्जेस्ट है। इस यानी यहाँ पे इसके पहले कौन से 2 ऑर्गेनेल हैं? तो वो है फ्रेंड्स न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। जो न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से साइज में जो है लार्जर होते हैं। तो याद रखना इसको आप। देखिए, अब जो एनिमल सेल होता है वहाँ तो क्लोरोप्लास्ट होंगे नहीं, तो न्यूक्लियस बचा, तो न्यूक्लियस जो है फर्स्ट हो गया और जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेकेंड हो गया। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और थर्ड नंबर पे आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको आप जो है याद रखना। अब यहाँ पे जो बात होती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वहाँ पे दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेमी ऑटोनोमस होते हैं। लेकिन अब बात आती है ये सेमी ऑटोनोमस है क्या? तो सबसे पहले याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों कैसे होते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे मान लीजिए ये कोई सा यहाँ पे क्या है, एक सेल है, और इस सेल के अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप देखेंगे न्यूक्लियस और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स राइबोसोम पाया जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया को 100 प्रोटीन की जरूरत है, कितने प्रोटीन की? मान लीजिए कि 100 प्रोटीन की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस से, मतलब जब न्यूक्लियस और राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो मान लीजिए यहाँ से इसको 50 प्रोटीन जो है यहाँ से मिल गए। लेकिन ये खुद भी, अगर इसके पास 70S राइबोसोम है, तो ये अगर राइबोसोम है तो ये खुद भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो कुछ प्रोटीन तो इसको कहाँ से मिल गए? न्यूक्लियस से मिल गए। लेकिन कुछ प्रोटीन ये खुद बना रहा, यानी ये कैसा हो गया? सेमी ऑटोनोमस, यानी अर्ध, अब इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता। तो कुछ इस तरह से, मतलब ये आधा काम अपना खुद कर रहा, आधे के लिए किसी और पे डिपेंड है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। और सेम ऐसा ही हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो याद रखना, 2 ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस हैं, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्या हो गया, ये जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है, क्यों हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। क्योंकि ये अपना, मतलब आधा काम तो खुद कर रहा, लेकिन आधे के लिए किसी पे डिपेंड है, ऐसा जो है आप बोल सकते हैं। अब देखिए, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रियन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। अगर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। यानी यहाँ पे बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे तब तक ये जो है हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है और इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देख सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे साइज, शेप और नंबर की बात करते हैं तो ये हमारे एनसीईआरटी की लाइन है, तो ध्यान से देखिएगा। जो इसका ये साइज नहीं है, साइज है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा, अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है हमारा लाइसोसोम, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो होता है हमारा नाम आता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन का मतलब फंक्शन होगा वहाँ पे कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, लाइसोसोम, क्योंकि वो डाइजेशन में जो है उनके पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं और वो उसमें हेल्पफुल होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, वो एटीपी सिंथेसिस करता है, यानी हमको ऊर्जा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर में ऊर्जा बनाता है। एटीपी मीन्स क्या, एटीपी मीन्स ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी। तो फ्रेंड्स, एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। और हम जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जब एनर्जी की हमको ज़रूरत होगी, यानी हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो वही बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, यानी अलग अलग। जैसे हम ज़्यादातर काम अपने हाथों से करते हैं, मतलब मसल्स जो होते हैं हमारे, तो वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी, और जहाँ पे हम जिस ऑर्गेनल का काम जो है कम यूज कर रहे हैं वहाँ पे कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये मतलब सेल के अकॉर्डिंग जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे सेम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तो इस बात को जो है आप याद रखना। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो, यानी इसका शेप और साइज जो है वो भी जो है वेरिएबल है, चेंजेबल है। कंसीडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप। देखिए, अगर शेप की बात करते हैं तो ये इसको हम सॉसेज शेप या फिर सिलिंड्रिकल शेप भी बोल सकते हैं। और अगर इसके साइज की आप बात करेंगे तो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। और लेंथ कैसा होता है, 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे जो डायमीटर और लेंथ की बात करते हैं तो जैसे देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो जो ये वाला होता है इसको हम बोलते हैं डायमीटर, यानी ये हो गया 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा लेंथ, तो ये कितना हो गया, 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम अकरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन इमेच्योर आरबीसी। इट अकर इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्रोकैरियोट्स। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन ये आरबीसी और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसको भी आप याद रखना। इन प्रोकैरियोट्स द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन इंस्टीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था मीसोसोम, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम आके मीसोसोम से जुड़ जाते हैं तब वो काम करता है किस तरह से, मतलब तब वहाँ पे रेस्पिरेशन का काम होता है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि मीसोसोम एक्ट एज, यानी वो किसकी तरह काम करता है। जैसे प्रोकैरियोट में मीसोसोम होता है, तो प्रोकैरियोट का जो मीसोसोम है वो यूकैरियोट में किस ऑर्गेनेल्स की तरह काम करता है। तो हमने आपको बताया था मीसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, यानी जो मीसोसोम होता है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो दोनों जो है वो सेम हो गए, लेकिन मीसोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोट्स में। तो इसको जो है आप याद रखना। देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डबल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन जो है ये होता है, यानी यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है। अब जब बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव्ड देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। यानी जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ये है जो है माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से। ये मतलब यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए बोला जा रहा कि इफ आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको हटा देते हैं इस तरह से, देखिए ये हट गया, तो अब जो ये स्ट्रक्चर बचा इसको हम क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, माइटोप्लास्ट। तो वही बोला जा रहा है, इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव्ड देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में सबसे मेन क्या होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और फ्रेंड्स इसके अंदर में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। यहाँ भी ये सिंगुलर और प्लूरल का गेम है, यानी क्रिस्टा इस तरह से। तो ये हो गया स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस जो है वो हो गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और उसके अंदर में हो गया क्रिस्टी। और फ्रेंड्स ये जो क्रिस्टा या क्रिस्टी है, ये जो क्रिस्टी है इस तरह से, तो इसी पे लगे होते हैं हमारे F1 और F0 कण, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। जैसे ये F1 और F0 जो होते हैं हमारे, इसी को हम मिला के क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। तो इसको भी जो है आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन में इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द सेंट्रल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी नेम वाज गिवन बाय पायलट। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि क्रिस्टी जो है ये नेम जो है किसके द्वारा दिया गया था, पायलट के द्वारा। पायलट या कभी कभी पैलाडे भी लोग बोलते हैं, तो जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड प्रोवाइड अबंडेंट स्पेस फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो यहाँ पे एक्टिविटी होती हैं, तो उसके लिए जो क्रिस्टी पाई जाती है वो उसके सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो सके, यानी जो मेटाबॉलिज्म है वो हो सके। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल एंड कंटेन ऑल एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये ETS जिसको हम बोलते हैं ETS, तो ये हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि जितने भी एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग प्रोसेस में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या रेस्पिरेशन हो, जो भी हो, तो वहाँ पे वो एंजाइम जो होते हैं कैसे होते हैं, वो मतलब इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और वो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। तो अब देखिए ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, जो अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टी से लगा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, F0 या फिर F1 पार्टिकल। दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू बेस, राउंड पार्ट ऑफ ऑक्सीसोम, स्टाक जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हेड विथ बेस, एंड हेड एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन। जैसे अगर ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ से ये अटैच है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेड बोल देंगे, जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, और स्टाक बोल देंगे इसको, जो कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये जो राउंड पार्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। तो इस तरह से इसको हम मिला के क्या बोल देते हैं, ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल। द हेड पीस यानी F1 बिहेव्स एज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स एंड द सिंथेसिस ATP बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है ATP फॉर्मेशन का, इसको भी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस, ये सब जो है वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से जो है ये सब मतलब ATP वगैरह बनते हैं। तो अभी के लिए बस आप स्ट्रक्चर और फंक्शन याद रखिए कि जो हेड पीस होता है F1 जो होता है वही जो है ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स उस पर ही होता है, और वहीं से ATP सिंथेसिस जो है होता है। अब देखिए बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स क्या है, जैसे हमने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो जो
यहाँ पे स्पेस होगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, एक तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। लेकिन अब ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर में यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम क्या बोल देंगे, जो भी लिक्विड वगैरह होगा उसको हम बोल देंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस सबस्टांस विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी उसके अंदर में एक होमोजीनियस सबस्टांस होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecule, ribosome 70S and the component required for synthesis of protein। यानी देखिए ये किस तरह से हो गया, ये तो एक बिल्कुल मतलब अगर हम बोले तो बैक्टीरिया की तरह हो गया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर भी सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है और आरएनए भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं और 70S राइबोसोम भी पाया जा रहा है जो कि सेम एज बैक्टीरिया है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। तो ये भी मतलब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया दोनों का जो ये कंपोजिशन है लगभग सेम सा है, तो इसको जो है आप याद रखना। तो इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। तो हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो भी कैसे डिवाइड होता है? फिजन के थ्रू। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे डिवाइड होता है? फिजन। फिजन क्या होता है? इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये मतलब दो भागों में टूट जाए, यानी इसका क्या हो गया? फिजन हो गया। तो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। अब अगर बात करते हैं फंक्शन की, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, यानी जगह होता है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इसको भी हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हम इसका पूरा प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना याद रखिए। बिकॉज इट कंटेन ऑल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी जितने भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सब किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज फॉर्म्ड इन इट। मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन यॉक फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवम, यानी जब ओवम का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे यॉक फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडिल पीस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्म मैच्योरेशन, यानी जब स्पर्म मैच्योरेशन होता है तो वहाँ पर मिडिल पीस जो होता है स्पर्म का वो भी किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। जैसे हमने पढ़ा था एक्रोसोम, एक्रोसोम किसके थ्रू होता है? वो गोल्जी बॉडी के थ्रू। उसी तरह से मिडिल पीस ऑफ स्पर्म किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। तो ये हम जब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर इसको जो है फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है याद रखिए ताकि आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकें। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और एक बार देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है एनिमल सेल में और थर्ड लार्जेस्ट होता है प्लांट सेल में। फर्स्ट जो है होता है एनिमल सेल में वो है न्यूक्लियस। और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो सिंगुलर प्लूरल हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाएगा जो भी हमारा ऑर्गन है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, साइज है, नंबर है, वो जो है वेरिएबल होता है, अलग अलग सेल के डिपेंड पे वो अलग अलग होता है। और अगर अकरेंस की बात करें तो ये जो है आरबीसी और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब जैसे बैक्टीरिया में जब हम प्रोकैरियोट में जो देखे थे मीसोसोम, उसके जो है उसके जैसा सेम होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और मीसोसोम भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें डबल लेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो परमेबल होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आउटर लेयर अगर हम हटा देते हैं तो उसको हम जो स्ट्रक्चर बचा उसको हम बोलते हैं माइटोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी नेम जो है वो पैलेडी के द्वारा दिया गया था। क्रिस्टी का वर्क क्या है कि वो किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और ये कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। और यहाँ पे ईटीएस में जितने भी एंजाइम यूज होते हैं वो सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें F0 F1 पार्टिकल की, तो ये जो है
ये भी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें आता है हमारा बेस, स्टॉक, हेड। जो अगर वो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है तो उसको हम हेड बोलेंगे, और जो वो राउंड पार्ट है उसको हम बेस बोलेंगे, दोनों को कनेक्ट करेगा जो, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। और यहाँ पे जो हेड पीस है यानी जो F1 है वो ATP सिंथेसिस में जो है हेल्प करता है। और अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है, जो भी हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मतलब एक कंपोजिशन, एक सबस्टांस है जो कि होमोजीनियस सबस्टांस है, उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। मैट्रिक्स जो है यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA पाया जाता है, RNA मॉलिक्यूल भी होते हैं। जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होता है, और जो कि किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जिसके थ्रू ATP का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया योग फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। और इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है ATP फॉर्मेशन, और इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को ही इसमें करते हैं। जो हम प्लास्टिड है यानी जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो में लिख सकते हैं, जो जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। बाकी इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।